My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. In previous class, I had discussed already about shares, method of valuation of shares, and also discussed about how and which company have issued to right of shares. आज सबसे पहले हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को लिखेंगे, जिसमें तीन मेथड होता है। नंबर 1 होता है नेट एसेट्स मेथड, कल बताया गया था। दूसरा है यील्ड और अर्निंग मेथड। तीसरा होता है फेयर वैल्यू मेथड। तीनों लिखने के बाद एक एक करके पहले मेथड को लिखेंगे। और सबसे पहले अभी क्वेश्चन बताने से पहले लिखेंगे valuation of shares, method of valuation of shares. There are three method, पहले बता दिया गया है कि तीन मेथड है। पहला है नेट एसिड्स मेथड। पहले इसी को क्लियर करेंगे। पहले नाम लिख देते हैं यील्ड, YIELD, यील्ड और अर्निंग मेथड। थर्ड होगा फेयर, फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड पहला है नेट एसेट्स मेथड, दूसरा है यील्ड और अर्निंग मेथड, और तीसरा है फेयर वैल्यू मेथड। अब इन तीन मेथड में सबसे पहले हम लोग चलेंगे नेट एसेट्स मेथड। यानी पहला है संपत्ति मूल्यांकन विधि। पहला है नेट एसेट्स मेथड, दूसरा है यील्ड और अर्निंग मेथड, तीसरा फेयर वैल्यू मेथड। हिंदी होगा संपत्ति, शुद्ध संपत्ति विधि, आय विधि और उचित मूल्य विधि। बताने समय इसको मेथड को, एक मेथड को बताने जा रहे हैं नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड को कई नामों से जाना जाता है। नेट मेथड इज नोन एज मेनी मेथड्स। नेट एसेट्स मेथड इज नोन एज मेनी मेथड। Assets valuation method, B capital valuation method, intrinsic value of method, intrinsic value method, एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, कैपिटल वैल्यूएशन मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। डी होता है ब्रेक, ब्रेक अप वैल्यू मेथड। यानी इसे कई नामों से जाना जाता है। अब हम लोग नेट एसेट्स यानी मेथड के अंतर्गत इसका किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स नेट एसेट्स मेथड के अंतर्गत कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, या पहले लिखते हैं नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड, नेट एसेट्स मेथड के अंतर्गत निकाला जाता है शुद्ध संपत्ति। सबसे पहले हम लोग टोटल एसेट्स लिखते हैं। लिखेंगे टोटल एसेट्स, यहाँ पर एक नंबर में लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट
बैंक स्टॉक डेटर बिल रिसीवेबल टोटल को ऐड करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर गुडविल इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये हो गया टोटल एसेट्स। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसी के नीचे लिखेंगे तो नीचे हम लोग टोटल एसेट यहाँ लिख देते हैं, टोटल एसेट्स यहाँ पर लिखा जाएगा, लिस्ट करेंगे। ये नेट एसेट्स निकालने का तरीका है, इससे ज़्यादा आइटम आएगा नहीं किसी प्रश्न में। टोटल एसेट्स लिस्ट होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर बिल्स पेएबल बैंक लोन डिवेंचर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रपोज डिविडेंड अगर रिजर्व डेटर में से घटा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर लिखा जाएगा यहाँ प्रोविजन फॉर डीडी। रिजर्व अगर वहाँ घटा दिया गया डेटर में तो ठीक है, फिर होगा प्रोविजन फॉर, यानी यहाँ पर लिखेंगे प्रोविडेंट फंड वर्कमैन compensation अदर लायबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन में आएगा नहीं। यहाँ हम लोग इसमें से टोटल लिस्ट करेंगे, ऐसे इसमें से टोटल जो इसका ये लिस्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा नेट एसेट्स। पहले बताया गया था कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हेडिंग होगा, हम लोग निकाल रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। Intrinsic value of share, INTRIN, intrinsic value of shares
इक्वल टू टोटल नेट एसेट्स बाई हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अभी चूंकि एक मेथड ही क्लियर किया जा रहा है, एक मेथड, आगे क्वेश्चन बताया जाएगा अदर मेथड सी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाने आ जाएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है स्वतः हल हो जाएगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ हिंद ट्रेडर्स लिमिटेड। हिंद ट्रेडर लिमिटेड का बैलेंस शीट का स्थिति जो है नीचे इस प्रकार है। बैलेंस शीट दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2015, 2015 मार्च 2015 का बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के परफॉर्मा में इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल है 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, 6 लाख। जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड दिया हुआ है। याद रखेंगे ये इक्विटी शेयर से वहाँ हम लोग नेट एसेट निकालने के बाद डिवाइड करेंगे। डिप्रिसिएशन फंड ये घटेगा और नीचे है नॉन करेंट लायबिलिटी प्रोविडेंट फंड, ये भी घटेगा। लायबिलिटी में से ट्रेड क्रेडिटर ये भी घटेगा। अब हम लोग एसेट्स की ओर जाते हैं, एसेट्स की ओर जाते हैं। एसेट्स क्या कहता है, पहले है फिक्स एसेट्स 4 लाख, इन्वेंट्री स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 70,000। डिप्रिसिएशन फंड इज एक्सेस ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ ₹30,000। डिप्रिसिएशन जो है एक्सेस दिए, एक्सटेंट माने एक्सटेंट एक्सेस अधिक दिखाया है तो डिप्रिसिएशन फंड में से इसको घटा देंगे, यानी घटा करके ही हम पुनः घटाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुडविल दिया हुआ है, गुडविल को हम लोग लेंगे। गुडविल वर्थ दिया हुआ है 90,000, इसी को मूल्य को लेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन आसान है, इसलिए पहले इजी लेसन से ही शुरू किया गया था। डिवेंचर में थोड़ा कुछ टफ था, वो भी इजी है। और मैं शेयर्स का वीडियो बना चुके हैं। शेयर्स में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कुछ मटेरियल तैयार कर देंगे और उसके आधार पर पढ़ेंगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो बताया जाएगा। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट, ये में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स पहला केस। ये हो गया, यहाँ रहेगा अमाउंट। सबसे पहले शुरू करते हैं। नॉन करेंट एसेट्स फिक्स एसेट्स है,
फिक्स एसेट्स है फिक्स एसेट्स 4 लाख, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 4 लाख, फिक्स एसेट्स हो गया 4 लाख। उसके बाद आ गया करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है, स्टॉक है 2,50,000। यानी फिक्स एसेट्स एक ही बार एक साथ लिख देते हैं, स्टॉक कोई जरूरी नहीं है। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को अलग अलग लिखा जाए। स्टॉक जो है, स्टॉक है 2,50,000, स्टॉक है 2,50,000। फिर है डेटर है 1,25,000, डेटर 1,25,000, डेटर 1,25,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश प्लस बैंक, कैश एंड बैंक कर देते हैं, कैश एंड बैंक। ये आ गया आपका कैश एंड बैंक है 70,000। अब है गुडविल। याद रखना है कि अगर मार्केट वैल्यू दिया हुआ रहता है इसका शॉर्ट क्वेश्चन में है तो गुडविल है 90,000, 90,000 नीचे दिया हुआ है और 30,000 की बाद में घटेगा 90,000। 3 जीरो रहेगा ही। यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिए। 5 2 7 7 14, 14 26 और 3 23 के 3 हाथ में 2 4 6 2 8 9, 9,35,000 आ गया। 9,35,000। एक बार और चेक करते हैं हम लोग। फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स हो गया, स्टॉक डेटर हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हो गया। अब हमको यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। अब आ गया टोटल एसेट्स, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल एसेट्स। लेस करेंगे लायबिलिटी, लेस होगा लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में नंबर 1 में होगा सबसे पहले क्रेडिटर, इसीलिए इसको बनाया गया है। और इनर कॉलम क्रेडिटर 50,000। इसके बाद ऊपर बढ़ते हैं, डिप्रिसिएशन फंड है, डिप्रिसिएशन फंड यहाँ है 75,000। इसमें लेस कर देंगे एक्सेस, एक्सेस है 30,000 था, देख लेते हैं। हाँ, एक्सेस टू द एक्सटेंट डिप्रिसिएशन फंड एक्सेस है 30,000। यहाँ आ जाएगा 5,000, 7 3 4 45,000 ही हो गया। प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड नॉन करेंट लायबिलिटी है, घटेगा। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड है 45,000। याद रखेंगे जनरल रिजर्व यानी कंपनी का अपना पैसा है, ये कंपनी का जमा किया अपना पैसा है, यहाँ ये नहीं आएगा। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 के शून्य हाथ में 1 1 5 6 4 10 4 14, 1,40,000। यहाँ घटाने जा रहे हैं, 5 का 5 हो जाएगा ये। 13 में से 4 घटाए 9, 5 का 5, 13 में से 4 घटाए 9, 8 में से 1 घटाए 7,95,000। ये आ गया नेट एसेट्स, नेट एसेट्स। ये आ गया नेट एसेट्स, ये आ गया नेट एसेट्स। ये कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं बी, इंट्रिंसिक, INTRINSIC। आवाज भी सुनेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, यही निकालना। इक्वल टू बताया गया था टोटल नेट एसेट्स, टोटल नेट एसेट्स बाय नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ अगर प्रेफरेंस शेयर रहता तो ये घटता, क्योंकि हम लोग
आंतरिक मूल्य, अंशों के आंतरिक मूल्य का पता लगाना है। अंशों का आंतरिक मूल्य क्या है, इसके अब लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू टोटल नेट एसेट्स आया था टोटल 7,95,000, 7,95,000 बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सुनेंगे। शेयर कैपिटल इज गिवन 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 60,000 संतान शेयर 10 के हिसाब से 6 लाख। तो हम 60,000 को यहाँ लेंगे, पहले इसका 10 मूल्य था। अब क्या निकलता हो देखिए, मार्केट 60,000, 3 0 1 2 3 कट गया, यहाँ भी कट गया, 6 1 का 6 हो गया, 1 पर 9 19, 6 3 18 हो जाएगा, और 13 7 91, 6 का 6 1 पर 19 6 18, 1 पर 5 15, तो हो जाएगा 6 दूना 12 और 3 6 35, यानी इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर पर शेयर इसका कंपनी के अंश का आंतरिक मूल्य यही ज्ञात करना था। यानी यह वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की तरह ही आसान है। तो अभी हम जो हल कर रहे क्वेश्चन वो है नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, जिसे कई नामों से जाना जाता है, पहले लिख दिए थे हम। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और कल यही बता दिया गया था कि अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, पूरे थ्योरी पर डिस्कस किया जा चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज एट 31 मार्च। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का देगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ Following is the balance sheet of Satakshi कंपनी एज एट 31 मार्च 2015। पार्टिकुलर दिया हुआ है 3080 शेयर्स ऑफ 100 ईच दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व फंड से कोई मतलब नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक कर्मचारी का देने वाला फंड है। डिप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है, ये घटेगा। आगे नीचे देखते हैं, नॉन करेंट एसेट्स इम्प्लाइज सिक्योरिटीज डिपॉजिट, ये घटेगा। नॉन करेंट एसेट्स इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ पर एसेट्स मिस्टेक है, नॉन करेंट एसेट नहीं होगा, नॉन करेंट लायबिलिटी है इम्प्लाइज सिक्योरिटी डिपॉजिट। करेंट लायबिलिटी है इम्प्लाइज सेविंग अकाउंट। इनकम टैक्स क्रेडिटर, ये करंट लायबिलिटी सब घटेगा, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखना है कि वो क्या कर रहा है। अब इधर है नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ इन्वेस्टमेंट एट मार्केट प्राइस। अगर इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहता तो भी हम मार्केट प्राइस ही लिखेंगे। नॉन करेंट एसेट्स हुआ 4,83,990। फिक्स एसेट्स हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक एंड कैश, ये सब जोड़ेंगे, ऐसे भी जुड़ा हुआ 15,64,640। डिप्रिसिएशन फंड इज मोर बाय, तो जितना डिप्रिसिएशन होगा उसमें से इसको डिप्रिसिएशन फंड में से घटा देंगे। फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए याद रखेंगे हम लोग क्वेश्चन को हल करते समय कि रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व फंड ही नहीं आएगा। वर्कमेंस कंपनसेशन फंड जो बना के रखा गया है, तो कर्मचारी का जब क्षतिपूर्ति करना रहता है, इसलिए इस फंड का निर्माण किया जाता है। ये भी लायबिलिटी है। डिप्रिसिएशन फंड घटेगा, जिसमें से वो दिया हुआ घटा देंगे। और इम्प्लाइज सिक्योरिटी डिपॉजिट भी घटेगा। और नीचे है इम्प्लाइज सेविंग टैक्स, इन तीनों टैक्स से घटेगा।
ये कंप्लीट हुआ। अब इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिए थे। सबसे पहले हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 30,080। शेयर कैपिटल दिया हुआ 30,000 3080। शेयर कैपिटल है 3,08,380। शेयर ऑफ 100 इज रिजर्व फंड एंड सरप्लस। इसका ट्रीटमेंट बाद में होगा। और नीचे करंट लायबिलिटी है। याद रखना है कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी ये दोनों घटेगा। डिप्रिसिएशन फंड भी घटेगा। अब इधर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। स्टॉक और कैश एंड दिया हुआ है टोटल। डिप्रिसिएशन फंड इज मोर, तो घटा देंगे इसको। पहले लिखेंगे नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नंबर 1, टोटल एसेट्स। फिक्स एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स अलग अलग लिख देते हैं। फिक्स एसेट 4,83,980। 4,83,980। 4,83,980। 4,83,980 फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट है 2,84,900। इन्वेस्टमेंट है 2,84,900। 2,84,000 2,84,900। इसके बाद है फिक्स एसेट्स हो गया। स्टॉक है 3,64,000। स्टॉक 3,64,000। इसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस है 4,31,760। 4,31,760। टोटल करेंगे 0, 8 और 6 14 के 4 हाथ में 1, 9 10 9 19 21 और 6 26 के 6 हाथ में 2, 3 5 4 9 4 13 14 के 4 हाथ में 1, 1 8 9 8 17 17 3 20 और 6 26 के 6 हाथ में 2, 4 6 2 8 3 11 4 15,64,000। ये आ गया टोटल एसेट। टोटल एसेट्स लेस करेंगे यहीं पर टोटल लायबिलिटी। इसको कर देते हैं 1,
या इसको 1 कर देते हैं यहाँ पर इसको हम लोग 2 करेंगे, इसलिए कि अलग निकाल देते हैं यहाँ पर। नंबर 1 डिप्रिसिएशन फंड। सबसे पहले इधर आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसका बता दिया जाएगा। डिप्रिसिएशन फंड है, डिप्रिसिएशन फंड है, प्रॉफिट लॉस 36,565। एक नंबर में आ जाएगा टोटल लायबिलिटी, वहाँ लिखेंगे इक्वल टू डिप्रिसिएशन फंड, डिप्रिसिएशन फंड, डिप्रिसिएशन फंड 36,565, 36,565 लेस कर देते हैं एक्सेस। वहाँ थोड़ा कम जगह का प्रॉब्लम था, एक्सेस दिया हुआ इसमें। हाँ, डिप्रिसिएशन फंड इज मोर बाई 7,560, 7,560। ये हो जाएगा यहाँ 5,660, 550, 16 में 7 घटाए 9, यहाँ हो गया 29,05। ये आ गया हमारा डिप्रिसिएशन फंड। रिजर्व फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, डिप्रिसिएशन फंड, प्रॉफिट लॉस देगा, एम्प्लॉइज सेविंग डिपॉजिट 75,60, एम्प्लॉइज सेविंग डिपॉजिट, एम्प्लॉइज 75,60, 75,60। और है एम्प्लॉइज सेविंग 31,700। एम्प्लॉइज इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स 75,160 हो गया। एम्प्लॉइज सेविंग अलग है, एम्प्लॉइज सेविंग इसीलिए अलग लिखा जा रहा था, आइटम जाना था ऊपर लिख देते। एम्प्लॉइज सेविंग है, एम्प्लॉइज 31,780, 31,780। इसके बाद इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स 16,565, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सिर्फ इसको घटा दिया जाता है, लेकिन देख रहे इनकम टैक्स 16,565, 16,565। चूँकि ये पेड नहीं होगा तो लायबिलिटी है, देना है घटेगा। क्रेडिटर है 5,44,040, क्रेडिटर, क्रेडिटर है 5,44,040। ये हो गया टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। जोड़ेंगे इसको 5 और 5 10 के सुना हाथ में 1, 6 7 8 15, 15 5 20, 1 21, 4 25 के 5 हाथ में 2, 5 7 7 14, 5 19 के 9 हाथ में 1, 1 9 10 7 17 का 18 और 4 22 6 28 के 8 हाथ में 2, 2 2 4 3 7 1 8 और 9, 5 5 10 9 1 6 7 8 15 6 21 4 25 5 हाथ में 2, 5 7 7 14, 5 19 के 9 हाथ में 1, 1 9 10 7 17 का 18 2 20 4 24 4 28 का 8 हाथ में 2 4 6 1 7 3 10 और 2 12 और 5 6,28,950, 6 लाख यानी टोटल लायबिलिटी 6,28,950। 0 14 5 9 0 14 5 9, फिर हो गया 15, 15 में से 9 घटाए 6, 15 में से 9 घटाए 6, यहाँ हो गया 3 13 8 5, यहाँ हो गया 5 2 3, 5 2 3, यहाँ हो गया 15 में 6 घटाए 9,35,690। ये आ गया नेट एसिड्स, ये आ गया नेट एसिड्स।
अब हम लोग निकालना है, क्योंकि ये इधर जगह का प्रॉब्लम था इसलिए यहाँ लिखा गया, इसी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखाएगा। ये हो गया। दूसरा बी निकालेंगे हम लोग, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू टोटल नेट एसेट्स, टोटल नेट एसेट्स बाय, अभी एक ही मेथड चल रहा है, टोटल नेट एसेट्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स इक्वल टू होगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू हो जाएगा 9,35,690 बटा, देखते हैं क्वेश्चन में आंसर नहीं आने का कारण वजह है कि ये ऊपर नीचे आइटम लिखा हुआ था। यहाँ पर रिजर्व फंड दिया हुआ 53,130, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड दिया हुआ 36,565 और डिप्रिसिएशन फंड दिया हुआ 64,820, फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ 5,02,180। ये पता नहीं चल रहा कि टोटल है ये 1,5, ठीक है 5 टोटल नहीं, 309 11 नहीं, टोटल नहीं 3,9। चार आइटम रिजर्व एंड सरप्लस है, हेडिंग दिया हुआ रिजर्व एंड सरप्लस का, तो रिजर्व एंड सरप्लस में 1 2 3 आइटम है। रिजर्व फंड 1 हो गया, वर्कर कंपनसेशन फंड 2 हो गया, डिप्रिसिएशन फंड लेकर चलते हैं प्रॉफिट लॉस से तो हमको मतलब नहीं है, 64,820, 64,820। डिप्रिसिएशन फंड हो गया 64,820, डिप्रिसिएशन 64,820। देखते हैं ऊपर नीचे लिखा हुआ था 64,820, 64,820। यहाँ आ जाएगा 0, 12 में से 6 घटाए 6, 0 12 में से घटाए 6, यहाँ बचा 7 और 5 2 हो गया, 7 5 2, 14 में से 7 घटाए हो गया 7, 14 में 7 घटाए 7 और यहाँ बच गया 5। ये हो गया 5, रहेगा यहाँ पर 6 6 12 8 20 26 38 के 0 हाथ में 3 3 2 5 5 10 7 17 5 22 के 2 हाथ में 2 7 9 7 16 17 3 20 3 23 4 27 के 7 हाथ में 2 2 5 7 3 10 के 11 4 15 के 5 हाथ में 5 6। फिर चेक कर लेते हैं, ये हमारा आ रहा है 6 लाख। अभी इसका जो है टोटल इंट्रेंसिक वैल्यू पुनः एक बार चेक करते हैं। ऊपर नीचे बनाते समय परीक्षा में क्वेश्चन का अमाउंट की जगह पर इंच रख लेंगे, इंच से मिला करके देखेंगे ऊपर नीचे में गड़बड़ी हो सकती है। 0 5 के 5 6 6 12 20 24 34 के 0 में 3 2 5 5 10 7 17 5 22 2 2 7 9 7 16 17 17 4 21 6 27 7 8 2 5 7 3 10 11 4 15 5 1 5 6,57,205, 6 लाख टोटल लायबिलिटी यहाँ लेस कर रहे हैं 6,57,205। 10 5 5 होगा, 3 का 3 आ जाएगा यहाँ पर, 6 2 4 हो जाएगा, 6 2 4 यहाँ हो जाएगा, 14 में से 7 घटाया 7 हो जाएगा, 5 5 0 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाया 9,07,000। ये नेट एसेट्स आ गया 9,07,435। अब लिखेंगे 9,07,000, 9,07,435
7435 डिवाइडेड बाय है 3080 शेयर। मोबाइल से कैलकुलेट करते हैं 3080 शेयर, दो इधर 3080 380 9,07,435 भागे 3080 3080 9,07,435 भागे 3080 आंसर आता है। कैलकुलेशन अपने करेंगे, ये थोड़ा टाइम को बचाने के लिए किया जा रहा है मोबाइल से, हमेशा लगभग मोबाइल से ही कर लेते हैं। तो ये आ गया 294.62। इसके बाद मिलाते हैं 294.62 पर शेयर, यानी पर शेयर आएगा, ये आंतरिक मूल्य पर शेयर। अब देखते हैं सर, आंसर मिल गया। वजह यही था कि ऊपर नीचे बैक होने के कारण है कि आंसर नहीं मिल रहा था, तो पुनः बैक हो गए। हमको लगा कि कहीं मिस्टेक है, तो मिस्टेक में था कि जो डिप्रिसिएशन फंड आइटम जो ऊपर वाला था लिखा गया, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला लिखा गया, जिसके कारण डिफरेंस आने लगा। और कहीं रूल्स और रेगुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। याद रखेंगे कि आज एक टॉपिक यानी क्वेश्चन नंबर ये हो गया 1 और 2, ये भी आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जोड़ घटाव और भाग गुना भाग, तो ये कॉमर्स में तो गुना भाग मेहनत तो करना ही होगा, स्वयं उसको अपने से कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में याद रखेंगे कि जहाँ अमाउंट ऊपर नीचे लगे आप वहाँ पर इंच रख करके पेंसिल से मिला लेंगे, ताकि ऊपर नीचे हो जाने के कारण आपका मतलब क्वेश्चन बनाने में परेशानी हो जाएगी। तो आज मैं अपनी लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और जो भी इससे जुड़े हुए हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।